जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इन फोकस क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट ये है कि 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट को कवर किया जाए ताकि आपके बोर्ड की प्रिपरेशन आसानी से हो सके। इसमें हम कोशिश करने ये जा रहे हैं कि आपको समझाने के साथ साथ, कंटेंट को समझाने के साथ साथ आपको एक नोट्स तैयार कराया जाए, जिससे कि आप एग्जाम के समय में आसानी से उसको प्रिपेयर कर सकें और लिख सकें। तो आप कोशिश करिएगा साथ में इसको नोट करने की भी और समझने की। नोट करते हुए चलेंगे तो आपको एग्जाम के समय ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी और कम कंटेंट को पढ़ के आप आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं, सबसे जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, द लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग शुरू करने से पहले आपको जानना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस का डेफिनेशन एक्चुअल में होता है क्या है, इसका मतलब क्या है। तो लाइफ का मतलब सभी लोग जानते हैं, जीवन होता है यानी लाइफ होता है। और प्रोसेसेस का मतलब जो होता है कि ऐसी क्रियाएं जो जीवन को जीने के लिए या जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो जरूरी होती हैं, तो उसका मतलब होता है, उसको प्रोसेसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन आप ये देख सकते हैं, लिखा है जो ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन which keep together living organism and perform the job of body maintenance are called life processes। और ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए या फिर लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी होती हैं, उसको कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेसेस। तो अब लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला डेफिनेशन जो आता है आपके बुक में दिया हो, न्यूट्रिशन का दिया है। तो न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है। दो टर्म इसमें आएगा, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है या यूटिलाइज करता है। किस लिए? ताकि उसका ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इसलिए। और न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं जिसको कंज्यूम करता है कोई भी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है ऑब्टेन करता है फूड को ऑब्टेन या यूटिलाइज करता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको आप कंज्यूम करते हैं, जैसे खाने के फॉर्म में आप अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स को कंजप्शन करते हैं। वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। और प्रोसेस क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब न्यूट्रिशन जो होता है दो तरीके का डिस्क्राइब किया गया आपके बुक में, एक ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। दोस्तों यहाँ ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपी का मतलब होता है न्यूट्रिशन या फूड। तो जो सेल्फ जो जो ऑर्गेनिज्म या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है सेल्फ यानी खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सके, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या डिपेंडेंट। तो जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ये कॉमन डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लाइफ प्रोसेसेस में, जिससे कि क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो हम फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन आप याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस का। वो डेफिनेशन ये है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें ऑर्गेनिक फूड यानी हम क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस में? ऑर्गेनिक फूड का प्रिपरेशन करेंगे। ऑर्गेनिक फूड में आप कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जैसे बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसको CO2 भी कहते हैं, और वाटर जिसको कि हम लोग H2O के नाम से जानते हैं। यूजिंग सोलर एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। तीन चार पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको डेफिनेशन लिखते समय याद रखना है। बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनती है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड, यानी इसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक फूड का प्रिपरेशन होगा। किसकी सहायता से? अब बनेगा कोई चीज तो किसी चीज का यूज करके बनेगा। तो वो यूज क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं CO2 और H2O। इसमें हम लोग याद रखेंगे कि CO2 और H2O जो होता है इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना होता है, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का यूज होता है, वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी कंपाउंड होगा उसको कह लेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आप याद रखेंगे कि कोई कार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मस्ट होना है, दोनों का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी में सिर्फ कार्बन है तो आप उसको ऑर्गेनिक कह देंगे, या सिर्फ हाइड्रोजन है तो उसको आप ऑर्गेनिक कह देंगे, ऐसा नहीं है। जब ये दोनों साथ में होंगे तब वो सब्सटेंस जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो डेफिनेशन में आपको क्या याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हम लोग इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाएंगे। तो दो तीन पॉइंट्स हम इसमें ध्यान रखेंगे इस डेफिनेशन को याद करने के लिए।
जो फूड बनता है दोस्तों वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है। तो ये एक पॉइंट आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या कंपाउंड यूज करते हैं हम लोग? तो CO2 यूज करते हैं और H2O यूज करते हैं। बट आप बनाते क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब वो बनता है। यही ग्लूकोज दोस्तों जब बहुत ज्यादा कंबाइंड, कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं तो स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब याद रखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक का यूज कर रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिक बना रहे हैं। इनऑर्गेनिक में क्या यूज करते हैं? CO2 और H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 वाटर हो गया। ऑर्गेनिक में हम लोग क्या बनाएंगे, यानी फूड जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? ग्लूकोज या स्टार्च। ग्लूकोज इनिशियल फॉर्म होता है, इसी को फर्दर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट और बात ये रहेगी कि सिंपल सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में। जैसे ये CO2 और H2O जो सिंपल कंपाउंड है, एक या दो एलिमेंट्स को मिला के बने हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर चेन बनता है जिसको जिसको स्टार्च हम लोग कहते हैं। तो याद रखेंगे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। और इसके साथ साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? क्लोरोफिल यूज करते हैं। क्लोरोफिल सभी जानते होंगे कि क्लोरोफिल प्लांट से पाया जाता है। प्लांट ग्रीन पार्ट के ग्रीन पार्ट में पाया जाता है, जैसे कि लीव्स हो गए, ग्रीन स्टेम हो गया, एटसेट्रा, ये सब आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज जरूरी होती है जो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना उसके प्रेजेंस के वो प्रोसेस नहीं हो सकती है, वो होती है लाइट। आप इस टॉपिक का नाम ही है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, तो लाइट भी कंपलसरी होती है इस प्रोसेस में। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं इसमें हम लोग बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, यूजिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, और क्लोरोफिल का, ये क्लोरोफिल प्लांट के पास खुद होता है। ये सोलर एनर्जी जो है प्लांट नेचर से ऑब्टेन करता है, इसके प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस होती है। अब ये रिएक्शन हम लोग समझेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होती है। तो इस रिएक्शन को हम ऊपर लिखते हैं और समझाते हैं आपको कि कैसे ये फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 6CO2 plus 12H2 in the presence of sunlight, chlorophyll, ये बनाएगा आपका C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये O2 इन्वायरमेंट में रिलीज होता है क्योंकि ये गैस है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट जानेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे जाकर 12th में, अरे 10th में ही पढ़ेंगे आप रिडॉक्स। रिडॉक्स में आप लोग क्या जानते हैं कि किसी भी इसमें रिडॉक्स में दो चीज आती है, एक आता है ऑक्सीडेशन और एक आता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि किसी भी अगर साधारण भाषा में 10th की भाषा में समझे हम लोग, तो किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का बाहर निकलना, यानी माइनस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, या ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी प्लस ऑफ ऑक्सीजन। इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस ऑफ ऑक्सीजन एंड माइनस ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और किसी से अगर माइनस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड प्लस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वो कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। थोड़ा सा और इसको अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन। तो ये सारी चीजें हम लोग ये ऑक्सीजन, अब हम लोग यहाँ पे इस दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज करेंगे। तो हम इसको समझाते हैं। देखिए आपको आपको बस ये ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो
तो पहले हम लोग रिएक्शन को समझेंगे कि रिएक्शन में क्या क्या हम लोग कितना कितना मॉलिक्यूल किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इसमें इनऑर्गेनिक का हम लोग यूज करके ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, या फिर सिंपल कंपाउंड का यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो CO2 लिखा है, ये CO2 के पीछे एक नंबर लिखा है, इसको कहते हैं हम लोग कॉफिशिएंट, इसको कहते हैं हम लोग कॉफिशिएंट या मोल कहते हैं। इस कॉफिशिएंट को हम लोग कहते हैं मोल और मॉलिक्यूल। तो आपको याद रखना है कि जो CO2 के कितने मोल या मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे, तो 6 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। वैसे ही पानी के पीछे आप देखेंगे तो जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 12 लगा हुआ है। तो आप इसमें याद रखेंगे कि जो वाटर का मॉलिक्यूल यूज होता है वो होता है 12 मॉलिक्यूल यूज होता है। और यहाँ पे देखिए इसके पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब जो ग्लूकोज बन रहा है, ये जो ग्लूकोज बन रहा है ये बन रहा है 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे 6 मॉलिक्यूल पानी निकलता है और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकलता है। तो आपको कुछ भी नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि इस प्रोसेस में जितना आप CO2 का मॉलिक्यूल करेंगे यूज करेंगे या जितना CO2 का मोल यूज करेंगे उसका डबल आप पानी का मॉलिक्यूल या पानी का मोल यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CO2 का आपको खाली याद रखना है, तो CO2 का हम लोग 6 यूज कर रहे हैं, तो पानी का उसका जस्ट डबल यूज करेंगे। कहानी की तरह आप याद रखेंगे कि जितना CO2 का हम लोग यूज करेंगे मॉलिक्यूल या मोल, उतना ही पानी का यूज, उसके डबल पानी का यूज करेंगे। और जितना आप पानी का यूज करेंगे उतना ही उसका आधा पानी जो है बच जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में कि 6 मॉलिक्यूल पानी जो होता है बच जाता है। प्लांट टोटल यूज करता है 12 मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल बच जाता है। तो आप प्रोडक्ट में 6 मॉलिक्यूल पानी जरूर लिखेंगे, और एक ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोज लिखेंगे। इसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन रिमूव होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जितना आप CO2 यूज करेंगे उसका डबल पानी यूज होगा, और उस डबल पानी में से आधा पानी बच जाता है प्रोडक्ट साइड में, और उतना ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होता है और ग्लूकोज या स्टार्च जो भी बनना होता है वो बन जाता है। ग्लूकोज इनिशियल फॉर्म में, बाद में जाके वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अब हम लोग समझेंगे कि ये प्रोसेस जो है इसमें कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन और कहाँ कहाँ रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले जब प्रोसेस को परफॉर्म किया गया लेबोरेटरी में, तो देखा गया कि उस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस उस प्रोसेस में निकल रही है। तो साइंटिस्ट थे, उनके मन में डाउट आया कि जो ये ऑक्सीजन निकल रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये वाटर से आ रहा है या CO2 से आ रहा है। ये कॉमन डाउट था उस टाइम पे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय क्या किया गया इस प्रोसेस को चेक करने के लिए, उसमें जो ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन 16 और एक होता है ऑक्सीजन 18। तो इसमें जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बार पानी के साथ ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप यूज किया। और जब 18 आइसोटोप यूज किया तो उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन का जो कौन सा आइसोटोप निकल रहा है तो उसका वो भी 18 ही था। तो इससे उन लोगों को कंफर्म हो गया कि जो पानी में जो ऑक्सीजन निकलता है, अरे सॉरी, इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है वो पानी से निकलता है, यानी जो आप लोग वाटर यूज कर रहे हैं उसी से ये जो ऑक्सीजन निकलता है इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें समझेंगे कि रिडॉक्स इसमें कहाँ कहाँ हो रहा है, तो उसको समझ लेते हम लोग। देखिए ये वाला प्रोसेस आप देखिए, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है, माइनस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, माइनस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो माइनस ऑफ हाइड्रोजन को अभी मैंने बताया, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और ये देख रहे हैं आप CO2 में देखेंगे आप यहाँ पे प्लस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये हो गया प्लस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। तो ओवरऑल समरी में आप याद रखेंगे कि CO2 जो होता है इसमें एक एक पॉइंट जो मैंने अभी डिफरेंशिएट करके 3-4 पॉइंट बताए थे, उसमें एक पॉइंट ये भी आप ऐड कर लेंगे कि CO2 रिड्यूसेस टू ग्लूकोज। CO2 जो होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है ग्लूकोज में, ठीक है ना। एंड H2O ऑक्सीडाइजेस टू O2, जो मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइजेस होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो 3-4 पॉइंट मैंने बता दिया। इसमें क्या आपको याद रखना, फोटोसिंथेसिस के फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन। तो लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन को कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। इसमें हम लोगों ने जो पॉइंट्स देखे इंपॉर्टेंट वो याद रखेंगे आप लोग कि इनऑर्गेनिक का प्रयोग करके ऑर्गेनिक बनाते हैं, सिंपल का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और इसमें CO2 जो होता है रिड्यूस होता है ग्लूकोज में, और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में। ये सारी प्रोसेस होती है सनलाइट के प्रेजेंस में जो कि नेचुरल सोर्स है, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल जो होता है प्लांट के ग्रीन पार्ट में पाया जाता है, मेनली लीव्स में और ग्रीन स्टेप में पाया जाता है। तो ये था दोस्तों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
तो हम लोग ये अभी फोटोसिंथेसिस पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस में कुछ पॉइंट्स आपको मोटा मोटी याद रखना है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो सनलाइट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। एक ग्रीन पार्ट से पाया जाता है प्लांट के, जहां भी ग्रीन पार्ट होगा प्लांट में वहां क्लोरोफिल जरूर पाया जाता है। और तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने बता दिया इनऑर्गेनिक होता है, और वाटर वो भी इनऑर्गेनिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी लाइफ प्रोसेस में स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे, कितने टाइप के स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स में, मोनोकॉट्स में कौन सा होता है, डाइकॉट में कौन सा होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टोमेटा के बारे में जान लेंगे, स्टोमेटा होता क्या है। तो स्टोमेटा होता है टाइनी पोर्स और माइक्रोस्कोपिक अपर्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लांट के ग्रीन पार्ट में, या फिर मेनली ये कह सकते हैं कि लीव्स में। वैसे तो ये जहां भी ग्रीन पार्ट रहता है वहां पे होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है लीव्स में, लिप से पाए जाते हैं। तो इसको ये क्या होते हैं कि टाइनी पोर्स और माइक्रोस्कोपिक अपर्चर्स होते हैं, जो कि दो किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स के द्वारा, दो गार्ड सेल्स पाई जाती है स्टोमेटा में, जो कि बीन शेप्ड यानी बीन मतलब होता है जो सेम होता है, सेम का जो बीन, सेम को बीन कहते हैं, तो उसका उस शेप के होते हैं, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, तो ये क्या होता है कि टाइनी पोर्स और माइक्रोस्कोपिक अपर्चर गार्डेड बाय टू किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड, किडनी शेप भी इसको कह सकते हैं, किडनी शेप भी होता है, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि दो गार्ड सेल्स यहाँ बने हुए हैं जो कि किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड है। उसके बाद ये जो स्टोमेटा में आप ये देख सकते हैं न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियस बीच में है, दोनों बीन शेप्ड या गार्ड सेल में देख सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने रेड से बना रखा है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट का, इसी के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बगल में दिख रहा होगा गार्ड सेल के चारों तरफ, इसको कहते हैं हम लोग एसेसरी सेल्स। ये क्या करते हैं, स्टोमेटा की हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में, या फिर इस स्टोमेटा की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, टोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी गार्ड सेल की ओपनिंग, जो कि गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। गार्ड सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि गार्ड सेल्स जो होते हैं किडनी शेप, मैंने बता दिया आपको। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, सब रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और गार्ड सेल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, क्योंकि हमने पढ़ा इसी में गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ये जो मैंने आपको अभी बताया स्टोमेटा, ये जो था टिपिकल डाइकॉट स्टोमेटा, यानी डाइकॉट प्लांट, यानी ऐसा प्लांट जिसके सीड में दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, उसका स्टोमेटा है ये। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, एक मोनोकॉट स्टोमेटा होता है। ये देखिए जो मैंने बनाया है मोनोकॉट का स्टोमेटा है, ये देखिए ये मोनोकॉट का स्टोमेटा है, मोनोकॉट स्टोमेटा। ये दोनों गार्ड सेल हो गए, ये दोनों गार्ड सेल हो गए, और ये गार्ड सेल जो है आपको दिख रहा होगा कुछ कैसा, डंबल शेप दिख रहा होगा, डंबल शेप्ड, डंबल शेप्ड गार्ड सेल। तो आपको याद रखेंगे ये मोनोकॉट का स्टोमेटा है। आप इन दोनों स्टोमेटा में आप एक फीचर देखेंगे कि जो इंटरनल लेयर यानी इनर वॉल है जो इसकी, इनर वॉल थिक थिक है, दोनों की इनर वॉल थिक होता है, क्योंकि ये जो होता है इसकी टोनिसिटी के लिए होता है, जो कि इसको हेल्प करता है ओपनिंग और क्लोजिंग में। ये हमने पढ़ लिया रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल का, स्टोमेटा का फंक्शन आप याद रखेंगे, गार्ड सेल का फंक्शन है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। अब एज ए होल स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, तो एज ए होल इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का आदान प्रदान में हेल्प करता है। O2 और CO2 का, गैसेस कौन कौन था, O2 और CO2। हम लोग लेते हैं O2, तो प्लांट कंज्यूम करेगा O2 को, सॉरी CO2 को, और ये O2 को बाहर निकालेगा, तो CO2 इन O2 आउट। दूसरा होता है इसका फंक्शन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर लॉस, यानी स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर लॉस भी होता है। जब ये स्टोमेटा खुले हुए रहते हैं तो वाटर का लॉस होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है, जब ये बंद हो जाते हैं तो वाटर का लॉस नहीं होता और गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। अब इसके मैकेनिज्म को हम जानेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा ओपन या क्लोज कैसे होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये एसेसरी सेल्स होती है, एसेसरी सेल से वाटर आता है और ये धीरे धीरे वाटर जो होता है, कुछ सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है इस गार्ड सेल्स के अंदर, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा तो गार्ड सेल की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, उसकी टोनिसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही टोनिसिटी बढ़ जाएगी तो ये सराउंडिंग से अपने वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो गार्ड सेल्स फूलने लग जाएंगे, तो ये अपर्चर जो होता है खुल जाता है दोनों साइड से, कुछ ऐसे फूलने से। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो ये वाटर एब्जॉर्ब होकर कि इसकी आउटर वॉल पे प्रेशर लगाना चालू करता है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इस पे,
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से गार्डसेस दूर जाते हैं और ये स्टोमेटा अपर खुल जाता है, अपर्चर जो होता है इसका खुल जाता है। जैसे ही वाटर लॉस होगा फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ये था स्टोमेटा का कॉन्सेप्ट। होप कि आपको समझ में आया होगा और जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।